हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज, रिपोर्टिंग फ्रॉम पेरिस, लूव्र के इस भव्य एरिया से। और आपसे बात करता हूं कि दुनिया में क्या चल रहा है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर की। ये नाम अभी तक फिक्स नहीं है, हो सकता है ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाए या कुछ और नाम रखा जाए, परंतु अभी तक जो है इसको IMEC के नाम से ही जाना जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसका अनाउंसमेंट बहुत ही डिटेल में G20 में किया गया था। और आपको बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी जगह से इसके बारे में पता लगा होगा, लेकिन आज हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण और अंदर तक की बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये अभी नहीं शुरू हुआ है कि G20 के पहले एकदम से डिसाइड किया इन्होंने। इसकी तैयारी 2 साल से भी ऊपर से चल रही है। इसकी मीटिंग्स दुबई में, जेद्दा में और टोक्यो में हो चुकी हैं। जेद्दा में प्रिंस जो हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने होस्ट किया था। NSA जो हैं भारत के, USA के और UAE के, और उनको उन्होंने इसके बारे में मई में काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी। साथ ही मार्च में G7 का जो समिट हुआ था टोक्यो में, वहाँ पे भी इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। और अब जाके यहाँ पे G20 में इसके ऊपर फाइनल एक स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण आया है, साथ साथ ही कुछ पैक्ट साइन किए गए हैं। तो क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं और डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता दूं, जो कि आपने हो सकता है ऑलरेडी पढ़ा होगा, कि इसमें 2 कंपोनेंट हैं, ईस्टर्न कंपोनेंट एंड वेस्टर्न कंपोनेंट। ईस्टर्न कंपोनेंट में इसमें आ जाता है भारत, जहां से इसकी शुरुआत होगी, जो गल्फ कंट्रीज तक जाएगी। वहां पे गल्फ में फुजेरिया पोर्ट है UAE का। उसके बाद कनेक्ट होएगी एक रेल रोड जो कि 2650 किलोमीटर लॉन्ग होगी। यह जाएगी वाया UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल, और फाइनली पहुंचेगी ये इजराइल के पोर्ट हाफिया में, और वहां से ये आगे बढ़ेगी, जो कि वेस्टर्न कंपोनेंट कहेंगे। इसके पहले आपको वेस्टर्न कंपोनेंट के बारे में बताऊं, मैं आपको यह बता दूं कि हाफिया पोर्ट जो है भारत के अदानी ग्रुप में खरीद लिया था पिछले साल। $1 बिलियन से ऊपर की डील थी, और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि उस पोर्ट का यूटिलाइजेशन जो होगा वो भारत की किटी में आएगा। वेस्टर्न कंपोनेंट क्या है? वेस्टर्न कंपोनेंट होएगा हाफिया पोर्ट से, वो शुरू हो जाएगा, और उसमें हम कनेक्ट करेंगे इटली, जर्मनी और फ्रांस को। इसमें कुछ ग्रीस के पोर्ट भी यूटिलाइज किए जाएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो भारत के साथ जो इसका संबंध रहेगा, उसमें यह होगा कि साउथ ईस्ट एशिया को भी इससे काफ़ी फायदा होने वाला है, जिसमें हमारे संबंध वियतनाम से बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो वियतनाम में वाया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से होता हुआ म्यांमार और बांग्लादेश से होता हुआ गुड्स जो हैं वो भारत आएंगे और उसके आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसमें बांग्लादेश और नेपाल को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। इसमें जो देश हैं वो खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और कोई या अपना अरेंजमेंट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट्स का। इसमें चीन की तरह कोई भी डेट ट्रैप वाली बातचीत नहीं होगी। तो जब चीन की ही बात आ गई है, तो लेट्स टॉक अबाउट BRI वर्सेस IMEC। क्या डिफरेंस है इसमें? तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, ये बहुत ही ओपेक है, ये साफ बात नहीं करते हैं। उसमें कहाँ पे किस कंट्री से क्या डील हो रही है, उनको कितने ब्राइब दिए जा रहे हैं लोकल लीडर्स को। और सबसे जो बड़ी इसमें बात है उसमें यह है कि जितने भी देश मोस्टली इन्वॉल्व हुए हैं, लगभग 130 देश, वो सारे के सारे जो हैं बहुत ही पुअर इकोनॉमीज हैं, या डाउटफुल है उनकी कि वो कहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक तरह का जो डेट ट्रैप जो चाइना ने फैलाया है, उसमें बहुत सारे देश फंस चुके। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि IMEC जो है ये सेल्फ फंडेड होगी, या उसमें आपको अपने आप ही इन्वेस्टमेंट्स कहीं से लाना पड़ेगा।
और 70% जैसे आपको मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि भारत के जो पोर्ट्स हैं ये रेडी हैं और यूरोप के पोर्ट्स जो हैं वो रेडी हैं। कुछ जो कंपोनेंट हैं इसमें वो 300 किलोमीटर लॉन्ग रेल रोड है जो कि अम्माम जॉर्डन से हाफिया पोर्ट इजराइल को कनेक्ट करे। तो यूएसए ने इसमें ऑलरेडी $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने इसमें 20 बिलियन का अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी अगर आप देखें तो BRI जो है वो $1 ट्रिलियन का शी जिनपिंग ने अनाउंसमेंट किया हुआ है, जो कि चीन के डिक्टेटर हैं, और ये 2049 तक ये प्रोग्राम चलेगा, जब 100 इयर्स ऑफ चीन के एस्टेब्लिशमेंट के हो जाएंगे। IMEC में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होएगा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड सिस्टम से, जिसमें 150 प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ साथ ही गोल्डन गेटवे जो यूरोप का प्रोजेक्ट है उसके 300 बिलियन। तो डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आएंगी? इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। मेनली अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया इजराइल, हालांकि उनके रिलेशनशिप जो हैं कुछ नॉर्मल हुए हैं, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया ने 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था उसको साइन नहीं किया था, तो उनके संबंध अभी भी डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उनके संबंध UAE से इम्प्रूव हो गए हैं। तो ये एक जो बातचीत है इसको उनको काफ़ी कुछ USA को और भारत को इसमें आगे बढ़ के इनकी सुलह करानी पड़ेगी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि सऊदी अरेबिया और UAE समझ गए हैं कि इनको ऑयल इकॉनमी से आगे बढ़ना है, तो इसके लिए ये स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं और बहुत तरह की जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये इससे बैकआउट नहीं कर सकते हैं। इनको इवेंचुअली इजराइल और बाकी देशों से अपने संबंध सुधारने पड़ेंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब नेसेसिटी बन गया है और इसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनकी इकोनॉमिकली ये सफ़र करेंगे ये कंट्रीज़। सबसे जो बढ़िया कदम जो इस समय ले रहा है वो है UAE, क्योंकि UAE जो है उसने पिछले कुछ सालों में 1200 किलोमीटर लॉन्ग रेल रोड बनाया है और 2030 तक जो है 60 मिलियन टन की इसकी कैपेसिटी हो जाएगी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की, अपने रेल रोड सिस्टम से आगे बढ़ा के सऊदी अरेबिया तक ले जाने के लिए। तो अगले 60 दिन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्वॉल्व कंट्रीज़ ने, जिसमें भारत है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, USA है, और फिर यूरोप में इटली, फ्रांस और जर्मनी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि इसके बारे में फिर से एक मीटिंग होगी और जिसमें अपने प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये केवल एक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का एक रेल रोड या शिपिंग का सिस्टम नहीं रहेगा, इसमें साथ ही हाइड्रोजन पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी और नॉलेज कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ली की जाएंगी, विंड एंड सोलर जो कॉरिडोर्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो चैलेंज जो मेन आएगा इसमें वो आएगा ग्रीस, क्योंकि ग्रीस के पोर्ट्स भी कुछ यूज़ करने की संभावना है इसमें, वो अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है इसके ऊपर। और उसमें सबसे पहले आता है ग्रीस का पोर्ट पिरेयस, जो कि ऑलमोस्ट 67% जो है चीन उसको ओन करता है, उसका ओनर जो है वो चाइना है। फिर आते हैं वोलोस, कवाला, एलेक्जेंड्रोपोली, ये पोर्ट्स और 3 हैं। बट मेन जो चैलेंज आएगा कि पोर्ट्स तो रेडी हैं, लेकिन आगे का जो रेल नेटवर्क है वो इतना बढ़िया नहीं है ग्रीस में। फिर अगला पुशबैक आएगा टर्की से। जी हाँ, टर्की के एर्दोगन भी खुश नहीं है IMEC से, और उन्होंने क्लियर कट बताया है कि आपने टर्की को बाईपास किया है, तो इसको आप टर्की को इसमें मिलाइए, नहीं तो हम रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने पुश किया है एक इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट, जो कि कनेक्ट करेगा गल्फ को टर्की
और यूरोप से वाया इराक। लेकिन अब अगर आप देखें तो इराक एक अनस्टेबल रीजन आ जाता है, साथ ही बीच में सीरिया और बहुत सारी ऐसी डिस्टर्ब प्लेसेस हैं कि इसकी संभावना काफ़ी कम लग रही है। तो टर्की जो है इस मामले में उसको या तो बैकआउट करना पड़ेगा या उसको अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी पड़ेगी इन अ बेटर वे, ना कि यहाँ पे लड़ाई करके और अपने दमखम को दिखा के। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या है IMEC में जो कि सुएज कैनाल, आपने जानते ही हैं कि सुएज कैनाल से बहुत समय से बिजनेस चल रहा है। सुएज कैनाल 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। तो लेट्स सी कि सुएज कैनाल से ये IMEC कैसे बेटर है। तो IMEC आपने कई जगह पढ़ा होगा कि 40% टाइम सेविंग करेगा और 30% रेवेन्यू सेविंग करेगा। तो कैसे होगा, लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले अगर आप केप ऑफ गुड होम से जाते हैं, जहां पे ये पार्टीशन होता है, केप होम से जाइए या सुएज कैनाल से जाइए। अगर उस पॉइंट से अगर आप जाएं और पूरा घूम के अफ्रीका से नीचे से होते हुए अगर आप यूरोप की तरफ जाएं तो 21,000 किलोमीटर का रास्ता होता है और जिसको 24 दिन लगते हैं तय करने में। अब यही सुएज कैनाल से लोग क्यों जाते हैं? भाई सुएज कैनाल से ये रास्ता कट के हो जाता है केवल 12,000 किलोमीटर का, और ये जो रास्ता आप तय करते हैं ये 12 से 14 दिन में तय कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी सेविंग होती है इफ यू गो वाया सुएज कैनाल। लेकिन अब सुएज कैनाल में प्रॉब्लम क्या है कि भाई वहां पे 3-3 दिन का आपको वेट करना पड़ जाता है, आपका जब नंबर आता है सुएज कैनाल में एंटर करने का। फिर दूसरा हो जाता है कि एक दिन में केवल 93 शिप्स जा सकते हैं, और जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों कि वहाँ पे एवर गिव एक शिप जो थी फंस गई थी, तो वहाँ पे $400 मिलियन का पर डे का शिपिंग कंपनीज को नुकसान हो रहा था ओवरऑल। 300 शिप्स जो थी वहाँ पे लाइन अप हो गई थी और बहुत दिन लगे थे वो पूरे बैकलॉग को क्लियर करने में। फिर जो सुएज कैनाल है वो छोटी शिप से लेकर बड़ी शिप या आपके यॉट है उनको चार्ज करती है। तो उसमें चार्जेस में $400 से लेकर $40,000 तक चार्जेस हो सकते हैं। उसमें जो सुएज कैनाल चार्ज करती है, साथ में पायलटेज और बहुत सारी जो है सिस्टम जो हैं वो आपको चार्ज करते हैं। तो कंपेयर टू दिस नाउ अगर आप देखें तो IMEC को आपको ये चार्जेस बहुत ही लिमिटेड होंगे। ये अभी तक तय नहीं हुए हैं कि क्या टोल चार्जेस होंगे और ये क्रॉस बॉर्डर के चार्जेस कैसे होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। फिर टाइम की आपने बचत की, ना तो आप वहाँ पे सुएज कैनाल पे वेट कर रहे हैं 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। और ये बता दूं कि कंटेनर का साइज भी स्टैंडर्डाइज्ड होगा, तो शिप से उतरते ही वो फिट हो जाएंगे आपके रेल रोड पे, और 2650 किलोमीटर्स की रेल रोड जो है इस पे चल के ये हाफिया पहुंचेंगे और वहां से फिर से शिप पे लोड होके चल देंगे। तो डिले के चांसेस बहुत कम होंगे और इसमें दैट इज हाउ ये 30% जो है 30% जो है ये टाइम की सेविंग होगी। अब इसको इंडिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। तो लेट अस सी कि इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा है। तो इंडिया जो है इसमें बहुत बढ़िया इसको एक्सेस मिलेगा यूरोप का। अगर आप देखें तो इंडिया इस समय फंसा हुआ है वेस्ट की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, दोनों ही डिस्टर्ब टेरिटरीज हैं और कोई भी रोड के वाया आप वहाँ से सामान माल अपना नहीं भेज सकते हैं। जबकि भारत को जो यूरोप के साथ एक्सपोर्ट जो है वो बूम कर रहा है। 2022-23 में $70 बिलियन के गुड्स जो हैं भारत ने यूरोप को एक्सपोर्ट किए हैं, और ये बढ़ता ही जाएगा ये ट्रेड, क्योंकि ब्रसेल्स के साथ भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। फिर लंदन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी ट्रेड की बढ़ने की गुंजाइश। फिर भारत का जो ट्रेड है GCC, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ, इसमें 56
6.26% का जंप हुआ है पिछले दिनों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ ही जो यूएई का डीपी वर्ल्ड है, इसने इन्वेस्ट करना है कांडला पोर्ट में। $510 मिलियन का अपग्रेड उन्होंने प्लान किया है। तो देखा जाए तो भारत के पोर्ट्स अपग्रेड होंगे, भारत में गुड्स आएंगे साउथ ईस्ट एशिया से भी और यहाँ से आगे जाएंगे, और भारत के जो गुड्स यूरोप जा रहे हैं वो भी अनइंटरप्टेड जाएंगे। तो इसके पहले आप ऑलरेडी जानते हैं कि भारत ने एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC बनाया हुआ है, जो कि रशिया से ईरान तक आएगा, वहाँ के चाबहार पोर्ट से, और फिर वाया दैट ये इंडिया आएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि लास्ट मंथ ही रशिया ने इस सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी पहली जो गुड्स ट्रेन है वो मिडल ईस्ट में भेजी है। फिर भारत का जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, जो जिसमें 802 प्रोजेक्ट्स हैं और जिसका इन्वेस्टमेंट टोटल 65 बिलियन होएगा, और इसको 2035 तक तैयार करने का प्लान है। इसमें से 228 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर 14.6 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं। 260 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये चल रहे हैं, उसके ऊपर 27 बिलियन का खर्चा चल रहा है, और इसमें बाकी जो बैलेंस प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम होने की आशा है आने वाले दिनों में। फिर भारत जो है ये रशिया ने रिक्वेस्ट की है भारत को, और रशिया फार ईस्ट एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चेन्नई के साथ कंबाइन होएगा। इससे 16 दिन के टाइम को कट किया जाएगा शिपिंग में टोटल, और जो 40 दिन लगते थे उसमें केवल 24 दिन में ही माल पहुंच जाएगा। तो ये देखिए आप कि भारत बहुत ही तेजी से इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। यूएसए को भी इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि चाइना ने बहुत ही तेजी से यूएसए को गल्फ कंट्रीज में रिप्लेस कर दिया है। यूएसए को ना ही भारत को बल्कि यूरोपियन कंट्रीज को भी कुछ दिखाना है कि वो कर रहे हैं। तो कंबाइंड देखा जाए तो बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, और इसीलिए इसका जो डेट ट्रैप का जो चाइना का सिस्टम है वो उसमें कहीं आने की गुंजाइश नहीं है। हर एक कंट्री का अपना इसमें फायदा है और वो उसको आगे लेके बढ़ेंगे, और यूएसए को इसमें और भारत को इसमें बहुत ही लीडरशिप का रोल लेना है, क्योंकि यही दो कंट्रीज हैं जो इस समय बढ़िया संबंध रखती हैं मिडिल ईस्ट से, जो कि एक सेंट्रल इसका एक पिलर है, और जहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं और वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इतना ही आज के इस छोटे से कैप्सूल में। अगली बार बात करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।